नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागुंडी जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पात्रता के विषय में। पात्रता में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाए, इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए, जोड़ पत्र के ऊपर भी बनाए, पात्रता के लिए भी बनाए, लेकिन बार बार लोगों के वही कमेंट्स, फ़ोन पे वही बातें होती हैं। इवन यहाँ तक कमेंट्स आते हैं कि सर जोड़ पत्र तो पात्रता के लिए है, हमारा नाम ही सर्वे में नहीं आया है। तो दोस्तों, हम उस पर थोड़ा सा शॉर्ट में बात करेंगे कि क्या है पात्रता और क्या डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए, और जिसका घर अपात्र है उसको घर कब खाली करना है। ये बहुत अहम सवाल है। अभी भी लोगों के मन में वही तकलीफें हैं। लोग फ़ोन करते हैं और ये कहते हैं कि सर डेवलपर ने कहा है कि आप घर खाली कर दो, मैं आपका पात्र करवा के दूंगा। यदि डेवलपर्स को पात्र कराना ही होता है तो पहले करा देते ना। ये बाद वाला सिस्टम समझ में नहीं आता है। ये बाद वाला मतलब आश्वासन है, आपको विश्वास में रखा जाएगा, बाद में आपके साथ तकलीफ होगी। इसके विषय में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पात्रता के लिए डॉक्यूमेंट। अब पात्रता के लिए डॉक्यूमेंट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट 2000 के पहले के हैं, लाइट बिल हो गए, आपका मतदार यादी, मैंने हमेशा सबको कहा कि मतदार यादी का उतारा रखिए। जिसका पात्र है वो अपना एनेक्शल 2 की सर्टिफाइड कॉपी निकाल के रखिए। लेकिन बहुत से सब्सक्राइबर इस चीज़ को काम किए हैं, बहुत लोगों ने नहीं किए। मेरे पास लोग आते हैं, अभी मेरे पास आज भी एक सब्सक्राइबर आए थे जिनका चेंज ऑफ यूज़र का फॉर्म भरना था, अपील फॉर्म भरना था। वो लास्ट टाइम जब आए थे तब मैंने पूछा कि भाई आपका जो एनेक्शर की सर्टिफाइड कॉपी कहाँ है। तो उन्होंने बोला मैं निकाला ही नहीं सर, मुझे पता नहीं था। मैंने बोला जब तक सर्टिफाइड कॉपी नहीं, आपकी अपील एडमिट नहीं होगी। और सर्टिफाइड कॉपी अगर आप निकालते भी हैं, जिसका पात्र है वो तो एक कॉपी निकाल के अपने पास रखेगा तो उसके लिए इनफ है। क्योंकि दोस्तों, जब भी एनेक्शर बनता है तो आपको लिस्ट दिखाई जाती है या आपको झेरोक्स दिया जाता है, ओरिजिनल कॉपी आपके पास नहीं रहती है। जिस व्यक्ति की बाद में पात्रता होती सप्लीमेंट्री के द्वारा, तो उसको ओरिजिनल सप्लीमेंट्री की कॉपी मिलती है, तो उसे सर्टिफाइड कॉपी नहीं भी निकाले तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मेरा मतलब आप समझे कि जब पहली पात्रता होती है तो सबकी एक साथ यादी में पात्रता होती है, तो ओरिजिनल कॉपी आपके पास नहीं दी जाती है कि भाई ये आपका प्रमाण पत्र है। तो आपको वहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी निकाल के रखना है। और जो अपात्र व्यक्ति है वो अपनी 2 कॉपी सर्टिफाई निकाले, ताकि एक ओरिजिनल कॉपी तो आपको अपील में लग जाएगी और एक आपके रिकॉर्ड के लिए रहनी चाहिए। अब आपके दिमाग में जाएगा कि सर अगर मैं पात्र हूँ और मेरे पास जेरोक्स कॉपी है और मुझे अलॉटमेंट भी मिल गया है तो मुझे प्रॉब्लम क्या। दोस्तों, ये प्रॉब्लम आज के लिए नहीं आएगी, ये फ्यूचर में आएगी। ये आपका एविडेंस, आपका प्रमाण पत्र है, इट इज़ द सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट है। ये कल को अगर आपको घर बेचना है या आपको किसी अपने के नाम पे ट्रांसफ़र करना है, या आपके यहाँ पे जब कोई व्यक्ति मूल झोपड़ीधारक की मृत्यु हो जाती तो उस पर नाम ट्रांसफ़र कराना है, तो वहाँ पे आपको 1/2 की कॉपी की जरूरत पड़ेगी सर्टिफाई की। तो इसके लिए वो पुरावा है, उस पुरावे को निकाल के रखिए। अब डॉक्यूमेंट की बात मैंने बताया। डॉक्यूमेंट 2000 के लिए जो भी है, मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लाइट बिल है, वोटिंग, इन्वेंट्री, तो वोटिंग का उतारा निकाल के रखिए। अब जिसकी पात्रता हो गई है उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वो अपना सर्टिफाइड कॉपी एनेक्शल 2 की निकाल के संभाल के रखिए, तो आपके फ्यूचर तक काम आएगा। अब जो अपात्र है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब जोड़ पत्र 3 और 4 भरना है। तो जोड़ पत्र 3 और 4 के विषय में मैंने वीडियोस बनाए, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जोड़ पत्र 3
जिस व्यक्ति का पुरावा 2000 के पहले का है वो जोड़पत्र तीन प्रपत्र अ प्रपत्र ब ये भरेगा और साथ में जोड़पत्र 5 की कॉपी अटैच करेगा। जोड़पत्र 5 भरना नहीं है, ये ऑफिशियल वर्क के लिए दिया गया है। अब आ गया दूसरी बात कि जिस व्यक्ति ने 2000 के बाद झोपड़े खरीदे हैं और उनका नाम एनेक्शल 2 में है, उनकी पात्रता का है, तो उनको जोड़पत्र 3 और 4 दोनों भरना है। जिसमें जोड़पत्र 4 में ये है कि अगर आपने 2000 के बाद झोपड़ी खरीदी है तो उसका जो भी ट्रांसफ़र चार्जेस है, हस्तांतरण शुल्क, वो 40,000 रुपया रेसिडेंस और 60,000 रुपया कॉमर्शियल, उसके लिए डॉक्यूमेंट आपके पहले वाले को डॉक्यूमेंट, फिर आपने जो नाम ट्रांसफ़र किया है और रेसिडेंट का पुरावा, ये आपको सबमिट करना है। अब लोग कंफ्यूज क्या हो रहे हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने बाद में झोपड़ी खरीदी है, मतलब एनेक्शल 2 के बाद। अब वो कहते हैं कि भाई आपने कहा था 40 जगह ट्रांसफ़र ना सर, वो 40 जगह ट्रांसफ़र आपके लिए नहीं, यदि आपका नाम आया था तो आपको 40,000 और 60,000 का ट्रांसफ़र शुल्क है। आपका नाम नहीं आया, उसके लिए कोई जीआर नहीं आया है और सरकार को इसके ऊपर भी हस्तक्षेप लेना चाहिए और इस विषय में भी एक जीआर निकलना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने वहाँ पे पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं, एक झोपड़ी धारक जब झोपड़ी खरीदता है आज के टाइम पे 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख में, ये वही जानता है वो पैसे कैसे और कहाँ से लेके आ रहा है। तो सरकार को इस विषय में भी ध्यान देना चाहिए और उनको उस चीज़ से बेहतर आराम और रिलीफ मिल सके, इसके लिए एक जीआर निकालना चाहिए, ताकि उनका जो भी पैसा लगा हुआ है वो पैसा बर्बाद ना हो और वो बेघर ना हो। तो ये सरकार को सोचना चाहिए। अब मेरे सब्सक्राइबर हैं जो बोलते कि सर आप बार बार रिपीट करते बात, मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि आपके दिमाग में आए। आपने बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा, बचपन में स्कूल में एक ही चीज़ को टीचर 10 बार रिपीट करती थी कि आपके दिमाग में घुस जाए। तो सर इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ, ये आपके अच्छे के लिए है, मेरे लिए नहीं, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। इसके लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में वो बैठ जाए, ताकि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़े। और जो समझदार है तो एक बार सुन ले, बात खत्म हो गई। लेकिन मुझे पता है इस सारे का कानून समझने वाले आज भी मुंबई में बहुत ही कम लोग हैं। कि बात आप माने या ना माने सॉरी, लेकिन इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। ये हकीकत बात है। एक्चुअल लॉ जानने वाले बहुत कम लोग हैं। बहुत से लोग मिलेंगे जो अपने मनमाने ढंग से कुछ न कुछ नए कानून आपको बता देंगे, लेकिन जो ओरिजिनलिटी है, जो एक्चुअल है, जो गवर्नमेंट के नियम से, वो ही आपको काम आएंगे। तो इसके लिए बार बार मैं रिपीट करता हूँ। और मतदार यादी के बारे में इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि शायद ये आवाज़ सरकार तक पहुँचे हमारी, ताकि हमारे जो भाई बंधु हैं जिनके ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनको रिलीफ मिल सके। बाकी मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है, जो जिनका नाम सर्वे में नहीं आया, सर्वे में जिनका नाम नहीं आया, तो दोस्तों सर्वे में जिसका नाम नहीं है उसको भी जोड़पत्र 3 और 4 भरना है। जोड़पत्र 3 और 4 भरना है। अब मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने आज मुझे कमेंट किया कि सर मेरी जो झोपड़ी है छोटी है, 4x8 की झोपड़ी है और मेरी कमेटी वाले मेरा सर्वे करा के नंबर नहीं डाले। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस सारे में कोई भी लिमिटेशन नहीं रखा गया है झोपड़ों का कि कितना स्क्वायर फीट होना चाहिए। अगर है तो मुझे कॉपी बताइए। कोई एरिया डिसाइड किया गया है कि भाई इतने ही स्क्वायर फीट का घर रहना चाहिए, अगर है तो मुझे कॉपी दिखाइए। मुंबई में लोग तो बाथरूम 4x4 का बाथरूम है उसके ऊपर भी घर पात्र करा रहे हैं और हो भी जा रहा है पात्रता। कोई क्राइटेरिया नहीं दिया। आपका घर है, आपके डॉक्यूमेंट्स है, तो आपको उतने ही स्क्वायर फीट का घर मिलेगा कि जिसका अगर 250 स्क्वायर फीट का घर है या 200 का है या 300 स्क्वायर, आपको भी 300 स्क्वायर फीट का ही घर मिलेगा।
इसके लिए आप जोड़पत्र 3 और 4 भर के उसको फॉलोअप कीजिए। जब 3 और 4 करेंगे और आप बताएंगे कि भाई आपका सर्वे में नंबर नहीं डाला गया है, तो उनको सर्वे करना पड़ेगा, आपका स्ट्रक्चर का तो नंबरिंग करना पड़ेगा और उसकी पात्रता डिसाइड करनी पड़ेगी। और यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये काम नहीं करते हैं तो आप अपील में जाने का अधिकार है आपको। 35 में स्लम एक्ट के सेक्शन 35 में एडिशनल कलेक्टर जो भी एरिया है, सिटी है तो सिटी, उत्तर पश्चिम है उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्व तो मध्य पूर्व, जो भी एडिशनल कलेक्टर का एरिया है उनके यहाँ पे आप अपील में जा सकते हैं। ये आपका अधिकार है। उसके आगे भी आपको लड़ने का अधिकार दिया है, जीआरसी दिया है, हाईकोर्ट दिया है, आपका रेमेडी ओपन है, लेकिन आप उसका यूज़ करिए। लेकिन बहुत से लोगों का मुझे ये कमेंट्स आता है या फ़ोन करते कि सर हमारा रूम अपात्र है, डेवलपर कह रहे खाली करने के लिए, और कहते बाद में मैं आपको पात्र करवा के दूंगा। तो दोस्तों मैं एक छोटी सी बात बताता चाहता हूँ, समय किसी का नहीं होता, समय किसी का नहीं होता है। हमारे यहाँ पे जो दूसरा प्रोजेक्ट है खोतवाड़ी भीमवाड़ा, जिसके बारे में कितनी वीडियोस में बना चुका हूँ, वहाँ पे 2003 में एलओआई आई है, 4-5 बिल्डिंगों का काम भी हो गया। प्रोजेक्ट ऐसा अटका, एनेक्शल 2 गलत होने की वजह से ऐसा अटका कि आज तक एनेक्शल 2 रीवेरीफाई नहीं हुआ है। डेवलपर्स बदली होते गए, अभी भी वहाँ कोई डेवलपर्स नहीं है। आज वहाँ पे तकरीबन 21 सालों से लोग बाहर हैं और उसमें ऐसे लोगों की मात्रा ज़्यादा है जिनका नाम एनेक्शर में नहीं था, और उस समय के बिल्डर्स ने कहा था मैं आपका क्लियरेंस करा के दूंगा। दोस्तों आज उनके सामने क्या प्रॉब्लम है, ये चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रॉब्लम उनका ये नहीं है, प्रॉब्लम सरकार का नियम है। जैसे बिल्डर कह रहा है कि भैया मैं आपको पात्रता करा के दूंगा, चलिए 2 साल 3 साल बाद आपको पात्रता नहीं कराया, घर टूटने का तो बोलेगा भाई अपनी पात्रता कराओ। तो सर वहाँ पे नियम है कि आप जो भी पात्रता करो, आपका रनिंग जो चालू वर्ष है उसका 1 वर्ष का पुरावा चाहिए। कहाँ से लाएंगे आप, जब 3 साल पहले आप घर तोड़ चुके हैं और आपका सर्वे में नाम नहीं है, आप पुरावा कहाँ से लाएंगे? ये आप मुझे बताएंगे, ये आप बताएंगे कि पुरावा कहाँ से लाएंगे, कैसे पात्रता होगी? आज हमारी खोतवाड़ी भीमवाड़ा में लोगों की वही हालत है कि उनकी पात्रता कैसे हो। अब अधिकारी जो यहाँ पे हैं एच वेस्ट वार्ड के, अभी फ़िलहाल तो मैं वार्ड में बहुत दिन से गया था कि सुना मोरे साहब करके हैं कॉलोनी अधिकारी, वो कहते हैं कि हम उनकी पात्रता डॉक्यूमेंट पे करेंगे। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर, कौन से डॉक्यूमेंट? 1 साल का उनका डॉक्यूमेंट, उनके घर तो 2004-2005 में टूट चुके हैं और टूटने के बाद एक जनरेशन चेंज हो गया है, तो उनका रिसेंट का डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे? रिसेंट का डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे? मतलब आप सरकार के कानून का उल्लंघन करेंगे। और कल अगर किसी ने आरटीआई में डाला कि भैया इनका डॉक्यूमेंट तो था ही नहीं, आपने पात्रता कैसे किया, तो आप उसका जवाब क्या देंगे? जवाब क्या देंगे ये पहले बताइए। एक बात मान लीजिए उनका नाम एनेक्शन में रहता था तो आप ये कह सकते थे भाई एनेक्शन में था, इन्होंने घर तोड़ा था। जब उस व्यक्ति का नाम एनेक्शन में है ही नहीं और उन्होंने खुद अपनी स्वेच्छा से झोपड़ी तोड़ के गए, तो उसका रिकॉर्ड किसके पास है? आज सोसाइटी चाहे ना तो भी उनकी पात्रता नहीं करा सकती। तो दोस्त ये चीज़ आपके साथ नहीं हो, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनके घर अपात्र हैं या जिनका सर्वे नहीं हुआ है, वो लोग बिना नोटिस के अपना स्ट्रक्चर नहीं तोड़ें। बिल्डर कितना भी बोले, आपकी सेफ्टी आपको डिसाइड करना है। आप मत लड़िए ना, आप 33-38 लीजिए। डिप्टी कलेक्टर एसआरए के यहाँ पे पहली हियरिंग लगेगी, पहली हियरिंग में आप खाली प्रस्ताव यही रखिए कि भैया हमारी पात्रता डिसाइड कीजिए, हम तोड़ने को तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो डिप्टी कलेक्टर को ऑर्डर देना पड़ेगा कि भाई इनकी पात्रता, आप घर खाली करिए लेकिन आपकी पात्रता 15 दिन में डिसाइड करिए, ये ऑर्डर देना पड़ेगा उनको। तो आपके पास एक रेमेडी आएगी। और जिनका सर्वे में नाम नहीं है
वो वहाँ पे फाइट कर सकते हैं कि सर मेरा नाम सर्वे में है ही नहीं, तो मुझे नोटिस क्यों दी जा रही है? यानी मेरा झोपड़ा अफेक्टेड ही नहीं है सर्वे में, और ये उनके लिए क्रिटिकल चीज़ होगी डिपार्टमेंट के लिए कि डिपार्टमेंट जो एनेक्शन में नाम है सिर्फ उसी को 33-38 की नोटिस दे सकते हैं, अदरवाइज दूसरे को नहीं दे सकते हैं। क्योंकि एनेक्शन में नाम आने का मतलब आप उस एसआरए में अफेक्टेड हैं, बाधित है, उस एसआरए प्रोजेक्ट में हैं, और जो नाम नहीं है वो एसआरए से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये चीज़ समझी जाएगी तो अधिकारियों के सामने एक ही चीज़ आएगा, आपका नाम सर्वे करना, आपका नाम डालना, इसके बाद नोटिस देना। और यदि उसमें भी वो अपनी मनमानी भी करते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि वो तो पैसे खा के मनमानी करते हैं, भाई नाम नहीं लेकिन आपको तोड़ना पड़ेगा, ये ऑर्डर्स भी दे देंगे, लेकिन उनके सामने एक ही चीज़ रहेगी कि आपके घर का सर्वे करना पड़ेगा, पंचनामा करना पड़ेगा, उसके बाद ही तोड़ सकते हैं। ये नियम है दोस्तों। तो इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप सजग रहिए। अब सशुल्क में बहुत लोग, मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी थी जो ये चैनल बनाने के बाद मुझे दिख रही है दोस्तों। मेरे पास बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर्स आते हैं जो बताते कि उन्होंने रूम खरीदा है, लेकिन जिससे खरीदा है उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। किसी ने कहा लाइट बिल है तो है, नहीं तो वो भी नहीं। तो आप बताइए, आप घर खरीदते हैं तो घर खरीदने पे क्या वो मालिकाना आपका होगा? वो सिर्फ आप टाइटल के मालिक बने हैं, पोजीशन के नहीं। पोजीशन में जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है आप घर खरीद रहे हैं, ये आपको नहीं लगता है मूर्खता वाली बात है? क्योंकि आपको सोचना चाहिए बिना फिर भी आज मेरे पास जो सब्सक्राइबर आए थे उन्होंने कम से कम इतना था कि उनके जो जिससे उन्होंने खरीदा उनका 2002 का लाइट बिल है और उनका नाम इनेक्शन मतलब मतदार यादी में नहीं था, उन्होंने लगाया नहीं था, लेकिन इन्होंने आके अपना मतदार यादी भी नाम डाला। 2013 में खरीदा, एग्रीमेंट है, बोला आपकी पात्रता इजीली हो जाएगी, सशुल्क में आपकी पात्रता हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसका कारण क्या है कि सरकार ने जो नियम्स बनाए हैं दोस्तों, उस नियम से बनाया एक प्रूफ आपका चाहिए और एक सपोर्टिंग प्रूफ चाहिए, और झोपड़ी आपकी अस्तित्व में है या नहीं है। अगर आपकी झोपड़ी अस्तित्व में है तो आपकी पात्रता होगी, ये आप जीआर में देख लीजिए, चाहे 2002 का जीआर हो, चाहे 16/5/2015 का हो, चाहे 16/5/2018 का हो, उसमें लिखा हुआ है। एक डॉक्यूमेंट तो आपको शो कर रहा है कि पहले से हो, और दूसरा डॉक्यूमेंट आपका ये दिखा रहा है कि आप कंटिन्यूटी उसमें हो, और तीसरा आपकी झोपड़ी स्थायी है, वहाँ पे खड़ी है। तो ये 3 चीज़ पात्रता के लिए काफ़ी है। तो अब आपको सोचना है कि आप जो बिल्डर आपको आश्वासन दे रहे हैं उसके ऊपर चलना है। दोस्तों, जिसको काम करना होता है वो आपको आश्वासन क्यों देगा? अगर जिसने एनेक्शन बनाया उनको मालूम है कि भैया इनकी पात्रता नहीं हो, तो वो जो सोसाइटी और डेवलपर अगर अच्छे हैं तो लोगों के डॉक्यूमेंट लेके उनकी पात्रता करा देते हैं कि भैया चलिए इनकी पात्रता करो पहले। तो क्यों नहीं कराया इतने दिनों से? इस चीज़ पे आप गौर कीजिए। आप अगर नोटिस नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत तकलीफ होगी। तब डिपार्टमेंट के पास जाओगे, डिपार्टमेंट ने यही बोलेगा कि भैया हमसे पूछ के आपने सरेंडर किया था, क्योंकि हमें तो रिसेंट का डॉक्यूमेंट चाहिए 1 साल का, नहीं तो हम आपकी पात्रता नहीं करेंगे। क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी टूट गई है, आपके झोपड़े नज़र नहीं आ रहे, झोपड़े दिख ही नहीं रहे कहाँ पे है, आपने तोड़ दिया, वो बिल्डर जानता है, सोसाइटी जानती है, लेकिन उसमें किसी की बात नहीं मानी जाएगी। मैं अभी भी समझा रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूटी डॉक्यूमेंट नहीं है तो किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। तो इस चीज़ पे आप गौर कीजिए, और अपनी भलाई के लिए अपात्र आदमी और जिसका नाम सर्वे में एनेक्शन में नहीं आया, वो व्यक्ति कभी भी बिल्डर के या सोसाइटी को अपना घर नहीं सबमिट सरेंडर करे जब तक कि वो 33-38 की नोटिस नहीं ले लेता है। वो आपका एक बहुत एडिशनल पुरावा आएगा। पहला पुरावा तो ये आएगा कि आपकी झोपड़ी थी, इसके लिए आपको नोटिस दी गई। दूसरा आपका पुरावा ये आएगा कि भैया आपने जो भी घर तोड़ा है वो अपने मन से नहीं तोड़ा है,
वो आपने नोटिस दिया था, इस डेट को तोड़ा है, तो जिस डेट को आपका घर की नोटिस आई और आपका घर तोड़ा जाएगा, उस डेट के पहले का पुरावा आपको अप्लीकेबल हो जाएगा। तब आपसे रिसेंट का 1 साल का पुरावा मांगने का उनको अधिकार ही नहीं रहेगा। ये बात आप नोट करिए। ये चीज़ें कोई समझाएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं समझाएगा कि अगर 38 नोटिस लेने के बाद आपका घर टूटता है तो वो समझ लिए उस डेट से के बाद का डॉक्यूमेंट आपका गिना नहीं जाएगा। उसके पहले जिस डेट पे टूटा उसके पहले के आपका एक डॉक्यूमेंट और उसके पहले के एक डॉक्यूमेंट रहेंगे, जो क्राइटेरिया है बिफोर डाटम लाइन। तो रिसेंट का 1 साल का पुरावा का जो मैटर है ख़त्म हो जाएगा जिस डेट को टूटा है उस डेट के। समझो आपने घर तोड़ा 2017 में और आप पात्र करा रहे 2024 में, तो आपको 2017 का जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर आप